क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे नए बैच के बारे में बताना चाहूँगा जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच प्रीलिम्स फोकस्ड बैच होगा जिसके अंदर जनरल स्टडीज़ के हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही एग्जॉस्टिव तरह से कवर कराया जाएगा। इस बैच के अंदर आपके प्रीलिम्स के जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनको हम 4 मंथ्स के अंदर कवर कराएंगे और फिर उसके बाद मार्च एंड अप्रैल के महीने के अंदर आपको रैपिड रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप प्रीलिम्स एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें। प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए हर एक एस्पिरेंट को मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करना पड़ता है और इन मल्टीपल सोर्सेज की कई बार रिवीजन करनी होती है। इन दोनों ही चीज़ों का ख्याल हम क्लास के अंदर रखते हैं। हम आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, क्रिस्प होते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। हर एक रेलेवेंट मटेरियल जो कि आपको पढ़ना चाहिए उन सब को रेफर करके आपके नोट्स को तैयार किया जाता है और इन्हीं नोट्स के ऊपर बेस्ड आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और क्लासेस के अंदर हमारा फोकस होता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप की जाए। इसके साथ साथ आपको बताया जाए कि आप चीज़ों को किस तरह से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्लासेस के अंदर ही हम कई बारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर रैपिड रिवीजन बैच भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो हम आपको नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप सिर्फ उन्हीं नोट्स को रेफर करते रहें, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ाई करें और इसके साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उस एक्स्ट्रा टाइम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट के लिए इधर उधर किताबें या फिर नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लासेस के अंदर आपके करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड हैं और आपकी टेस्ट सीरीज़ भी इस बैच के अंदर इंक्लूडेड होगी। तो हम आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं फॉर प्रीलिम्स 2024। तो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर से पहले 40% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है, जिसके बाद ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर iOS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या पीसी से हमारे कोर्सेज का एक्सेस चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो इस फ़ोन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अब हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। आपके जो मेजर टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, जिसमें डीकार्बनाइजेशन था और इसी डीकार्बनाइजेशन से हमने बायोफ्यूल के टॉपिक को भी कवर कर लिया था, ग्रीन हाइड्रोजन के टॉपिक को भी कवर कर लिया एंड गैस बेस्ड इकोनॉमी, इससे जुड़े हुए भी जितने इशूज़ थे उनको हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये आपके स्टैटिक पोर्शन का भी हिस्सा था और सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में थी, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम आ जाते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये आपके न्यूज़ इन शॉर्ट में दी हुई है, लेकिन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को कवर करने से पहले हम एक कन्वेंशन देखेंगे। कन्वेंशन का नाम है बॉन कन्वेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। अब मान लो कोई भी एक देश है, ये एक देश है, इस देश के अंदर एक जानवर पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले रीजन में। तो अगर ये जानवर खतरे में होगा तो इस जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंट्री XYZ कंट्री इस वाले रीजन के अंदर कोई ना कोई एफर्ट करेगी और इस जानवर को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन इमेजिन करिए ये जानवर इस देश में कुछ महीने रुकता है, फिर उसके बाद वो दूसरे देश में चला जाता है, फिर तीसरे देश में चला जाता है, फिर चौथे देश में चला जाता है, फिर पांचवें देश में चला जाता है। यानी कि ये जानवर एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करता रहता है। ठीक है, उसको थोड़ी बॉर्डर्स पता है कि मेरे को अपने देश के अंदर ही रहना है, वो तो माइग्रेट करेगा। तो ये जो माइग्रेट करने वाला जानवर है, अगर इसको प्रोटेक्ट करना है तो हमें इस देश का, 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 हर एक देश का हमें सपोर्ट चाहिए होगा। जहां पे भी एक माइग्रेटरी स्पीशीज, ये जो माइग्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह के जानवरों को माइग्रेटरी स्पीशीज कहा जाता है। जिन भी रीजन के अंदर माइग्रेटरी स्पीशीज माइग्रेट करती हैं उनको रेंज कंट्रीज कहा जाता है। रेंज कंट्रीज, रेंज स्टेट, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, इनको रेंज कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। इन रेंज कंट्रीज को, इस जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो इसी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कन्वेंशन बनाई गई। कन्वेंशन नाम है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, बॉन कन्वेंशन। याद रखना ये नाम आपको। बॉन कन्वेंशन किससे डील करता है? माइग्रेटरी स्पीशीज की प्रोटेक्शन से डील करता है। इसका काम है जितने भी आपके रेंज स्टेट्स हैं या फिर रेंज कंट्री है, जहां पे भी ये माइग्रेटरी स्पीशीज पास करती है, जहां पे भी माइग्रेटरी स्पीशीज पास करती है, उन रेंज कंट्रीज को इनेबल करना, सो दैट दे कैन टेक मेजर्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट दीज माइग्रेटरी स्पीशीज। जो भी रेंज स्टेट है
उनको इतना इनेबल कर दिया जाए कि इन माइग्रेटरी स्पीशीज़ को वो कंजर्व और प्रोटेक्ट कर पाएँ। ये हमारा मकसद है थ्रू बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन के अंदर आपको दो तरह की लिस्ट देखने को मिलेगी जिनको अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 के अंदर वो स्पीशीज़ आती हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक स्पीशीज़ है जो कि इस पूरे रेंज के अंदर, मतलब इन सभी राज्यों के अंदर माइग्रेट करती है। तो मान लीजिए कोई स्पीशीज़ ऐसी है जो इस पूरी रेंज के अंदर थ्रेटन्ड है, इसको डर है कि मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगी अगर मुझे कंजर्व नहीं किया गया पूरी रेंज में, या तो पूरी रेंज या फिर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस रेंज। ठीक है, यानी कि इसके रूट का ऐसा बहुत सारा रास्ता है जहां पे उसको एक्सटिंक्शन का डर है। तो ऐसी स्पीशीज को हम अपेंडिक्स 1 के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स 1 के अंदर कौन सी स्पीशीज आ जाएंगी? इसके अंदर आ जाएंगी स्पीशीज इन डेंजर, माइग्रेटरी स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, थ्रू आउट देयर रेंज और इन some significant portion of their range, ठीक है। तो एक अपेंडिक्स के अंदर तो ये आ गया कि इसके रास्ते में उसको बहुत सारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अपेंडिक्स 2 के अंदर जो स्पीशीज आती हैं ये वो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं जिनको अगर कंजर्वेशन एफर्ट, जिनके प्रोटेक्शन के लिए अगर कंजर्वेशन एफर्ट लिया जाएगा तो ये स्पीशीज बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेंगी। इनको बहुत बेनिफिट होगा अगर इनके ऊपर कोई कंजर्वेशन एफर्ट डाला जाएगा, और इस कंजर्वेशन एफर्ट में किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट की ज़रूरत है, तो ये दो तरह की स्पीशीज़ हैं, दोनों अपेंडिक्स आप याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, माइग्रेटरी स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि एक देश से दूसरे देश और ऐसे करके बहुत सारे देशों में माइग्रेट करती हैं। ज़्यादातर आपको ये बर्ड्स की फॉर्म में देखने को मिलेगा कि जब भी, जैसे साइबेरिया की बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, जब भी साइबेरिया के अंदर बहुत सर्दी पड़ती है तो वो इक्वेटर की तरफ मूव करना चालू कर देती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू साइबेरिया। तो ये एक देश से दूसरे देश में ऐसे करके ट्रैवल करती जाती हैं। इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हर देश का कोऑपरेशन चाहिए, जिसके लिए कन्वेंशन बनी, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, बॉर्न कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। बॉर्न कन्वेंशन में दो तरह की लिस्ट है, एक अपेंडिक्स 1 और दूसरी अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 के अंदर वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ आती हैं जो कि अपने पूरे रास्ते में थ्रेटन्ड है या फिर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन में थ्रेटन्ड है। ठीक है, यानी कि उनको एक्सटिंक्शन का बहुत ज़्यादा थ्रेट है। अपेंडिक्स 1 में जो स्पीशीज़ आती हैं वो ज़्यादातर आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं विच हैव हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। यानी कि वाइल्ड के अंदर इनके एक्सटिंक्ट होने के बहुत ज़्यादा रिस्क है, उनको एंडेंजर्ड कहा जाता है। हो सकता है कि ये कैप्टिविटी में किसी इंसान ने जू बना लिया या फिर पालने लग गया तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाएंगी, लेकिन वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होने का हाई रिस्क है। ऐसी स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं, और यही माइग्रेटरी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट आपको अपेंडिक्स 1 में देखने को मिलती है, जो कि एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहे हैं थ्रू आउट देयर रेंज और इन सम सिग्निफिकेंट पोर्शन। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज आती हैं जो भले ही अभी एक्सटिंक्शन का थ्रेट नहीं फेस कर रही, लेकिन उनको अगर कंजर्व किया जाएगा तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और इसको कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट की जरूरत है, तो उसमें अपेंडिक्स 2 का हम इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहीं पर हम अक्टूबर मंथ का भी करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। अक्टूबर मंथ का हम वेट क्यों करने वाले हैं? जो आपकी बॉर्न कन्वेंशन है या फिर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, पूरा नाम है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स क्यों, प्लांट्स क्यों नहीं? क्योंकि प्लांट्स थोड़ी माइग्रेट करेंगे, प्लांट्स तो वहीं पे फिक्स रहते हैं ना, एक जगह पे, वो स्टेशनरी होते हैं। तो बॉर्न कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसकी मीटिंग होती है 3 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है। तो लास्ट मीटिंग हुई थी इसकी 2020 के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट था इंडिया प्रेसिडेंट था। इंडिया की जो प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पर इंडिया ने बॉर्न कन्वेंशन का एक मैस्कॉट बनाया था, और वो मैस्कॉट थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक बर्ड होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि आपके राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में पाई जाती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इस मैस्कॉट को नाम दिया था जीबी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का GIB लिया और एक आई और ले लिया, जीबी। तो इंडिया ने जब बॉर्न कन्वेंशन को होल्ड किया था, वो बॉर्न कन्वेंशन इंडिया ने होल्ड की थी राजस्थान के गांधीनगर में होल्ड की थी। 2020 से लेके अक्टूबर
2023 तक इसका प्रेसिडेंट इंडिया रहेगा और अक्टूबर 2023 के अंदर बॉन कन्वेंशन का प्रेसिडेंट कौन बन जाएगा? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। तो ये अब अक्टूबर में हम देखेंगे, ये 23 अक्टूबर को प्रेसिडेंसी शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर से बता देता हूँ, 2020 में इंडिया के गांधीनगर में इंडिया ने कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी, COP ऑफ बॉन कन्वेंशन या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज होल्ड की थी इंडिया ने। इंडिया का मैस्कॉट था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको नाम दिया गया था GB, और इंडिया प्रेसिडेंट रहे 2020 से लेकर 2023 तक। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर बात की जाए तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको बहुत ही एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल राजस्थान एंड गुजरात। इसके साथ साथ इंडिया के एक पड़ोसी मुल्क में भी ये पाया जाता है। तो राजस्थान गुजरात के बगल में आपको पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड है ये इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया ने जो COP होल्ड की थी 2020 में, वो थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13, ठीक है। और क्या क्या चीज़ इसमें हम याद रख सकते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की एक दो चीज़ और देख लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिलहाल के लिए आप इतना ही इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप याद रख सकते हैं कि ये जो हमने बना रखा है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है, या फिर बॉन कन्वेंशन, इस CMS के अंदर 9 फ्लाईवेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। 9 फ्लाईवेज क्या होते हैं? जो आपकी माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि ज़्यादातर आपकी बर्ड्स देखने को मिलेंगे, आपको बैट्स देखने को मिलेंगे एंड बटरफ्लाइज, बर्ड्स, बैट्स एंड बटरफ्लाइज, ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो जो ये रूट फॉलो करते हैं, ज़्यादातर ये बर्ड इन 9 फ्लाईवेज को या फिर 9 रूट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। 9 अलग अलग रूट्स, अलग अलग बर्ड का अपना एक रूट होता है। तो 9 रूट्स हैं जिनको ये फॉलो करके नॉर्दर्न रीजन से सदर्न रीजन पे आते हैं, या फिर कह सकते हो आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड से सदर्न लैटिट्यूड की तरफ आते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड से सदर्न लैटिट्यूड की तरफ क्यों आते हैं? जब विंटर होती है तो विंटर में इन्हें थोड़ा सा नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो इन्हें थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए वो साउथ की तरफ माइग्रेट करना चालू कर देते हैं। तो ये जो सदर्न लैटिट्यूड पे जहाँ पे बर्ड्स आती हैं, उसको भी नाम दिया हुआ है, मैं आपको नाम भी बताता हूँ कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। देखो, बर्ड्स अपने नॉर्दर्न रीजन में जब रहती हैं तो वो वहाँ पे ब्रीड करती हैं, और जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो अपनी विंटर को झेलने के लिए अपने विंटरिंग ग्राउंड्स में आ जाती हैं। और ये विंटरिंग ग्राउंड्स आपके थोड़े से सदर्न लैटिट्यूड में, आपको थोड़े से लोअर लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेगा। सदर्न भी नहीं, लोअर कह लीजिए, लोअर लैटिट्यूड में, ठीक है। याद कैसे रख सकते हो? देखो, हनीमून बनाने के लिए सब पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो जब आप हनीमून बनाने के लिए ठंडी जगह पे जा रहे हो तो इनको भी जब ब्रीड करना है तो ये नॉर्दर्न रीजन में जाएंगे जहाँ पे ठंड होती है, ठीक है। यहाँ पे ये समर्स में होते हैं। फिर जैसे ही नॉर्दर्न रीजन में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो विंटरिंग ग्राउंड्स ढूंढते हैं थोड़े से सदर्न रीजन में या फिर लोअर लैटिट्यूड पे आ जाते हैं। अब इन 9 फ्लाईवे में से एक फ्लाईवे है जिसको हम सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के नाम से जानते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के रूट पे आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के रूट पे इंडिया भी पड़ता है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इस पे जितनी भी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन टू सदर्न या फिर लोअर लैटिट्यूड, जितनी भी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं उनके 90% स्पीशीज़ इंडिया के ऊपर भी रुक के जाती हैं। यानी कि इंडिया एक बहुत ही क्रिटिकल स्टॉप ओवर है। स्टॉप ओवर मतलब होता है कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले जहां पे आपकी माइग्रेटरी स्पीशीज़ रुकती हैं उसको स्टॉप ओवर कहता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो बीच बीच में रुक रुक के जाते हैं ना, मूर्थल पे पराठे खा के जाएंगे, तो वो आपका स्टॉप ओवर हो गया। तो इंडिया भी एक बहुत क्रिटिकल स्टॉप ओवर है। आपको मैंने क्या बताया, CMS ने 9 फ्लाईवेज को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जिसमें से एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, और इसी से जुड़ी हुई हमारी न्यूज़ थी। तो न्यूज़ को देखते हैं, न्यूज़ क्या है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे 9 फ्लाईवेज हैं जो कि CMS के अंडर रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रीडिंग ग्राउंड्स क्या होते हैं, स्टॉप ओवर ग्राउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। 9 फ्लाईवेज हैं। ये वाली जो डायग्राम है थोड़ा सा गुच्चड़ मुच्चड़ हो रखा है, लेकिन अच्छी बात यह कि आपको ये पूरा का पूरा याद नहीं रखना। आपको क्या याद रखना है, इसी को अगर मैं जूम करूं तो आपको याद रखना है कि इंडिया कौन से फ्लाईवे पे पड़ता है। तो अगर देखा जाए, इंडिया सिर्फ इस ग्रीन वाले फ्लाईवे पे आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ठीक है। इसके अलावा आपके ये 9 और फ्लाईवेज हैं, एक बारी नाम देख लीजिएगा। सारे के सारे फ्लाईवेज आपके यहाँ से चालू हो रहे हैं। ये कौन सा रीजन हो गया, ये हो गया नॉर्दर्न ब्रीडिंग ग्राउंड्स, नॉर्दर्न ब्रीडिंग ग्राउंड्स, जहाँ पे
माइग्रेटरी स्पीशीज़ ब्रीड करने आती हैं। किस तरह की माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती हैं? आपकी बर्ड्स हो गई, बैट्स हो गए, आपकी बटरफ्लाइज हो गई। इसके साथ साथ आपकी कुछ वाटर बेस्ड स्पीशीज़ भी माइग्रेट करेंगी, फिशेज़ वगैरह माइग्रेट कर जाती हैं। फिर आपके कुछ लैंड बेस्ड स्पीशीज़ भी माइग्रेट करती हैं। तो ये सारे के सारे आपके याद रखनी है, एवियन स्पीशीज़, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ एंड मरीन स्पीशीज़। ये तीनों की तीनों माइग्रेट करती हैं। प्लांट्स माइग्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न ब्रीडिंग ग्राउंड से वो कहाँ पे जा रहे हैं? सदर्न विंटरिंग ग्राउंड्स पे जा रहे हैं, सदर्न विंटरिंग ग्राउंड्स पे। और यहाँ पे ये जो बीच में जितने भी पड़े, ये सब क्या हो गए? ये सब स्टॉप ओवर्स हैं, जिसमें इंडिया एक बहुत ही क्रिटिकल स्टॉप ओवर है, बिकॉज मोर देन 90% ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज फॉलोइंग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, 90% ऑफ द स्पीशीज फॉलोइंग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे स्टॉप्स एट इंडिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइग्रेटरी बर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट में माइग्रेटरी बर्ड्स क्या रोल प्ले करती हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स पेस्ट कंट्रोल का काम करती हैं, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स कीड़े मकोड़े खा के जिंदा रहती हैं। इसके साथ साथ वो सीड्स को डिस्पर्स करती हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हैं, पेड़ों पे बैठती हैं, तो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर देती हैं, और जिसकी वजह से स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है हमारी, ठीक है। इको टूरिज्म को प्रमोशन मिलता है, जिस इको टूरिज्म की वजह से जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी को भी बेनिफिट होता है। क्यों बेनिफिट होता है? मान लीजिए कोई एक ये वाला रीजन है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे लेक है, और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर पड़ता है रीजन। यहाँ पे एक बर्ड आई और बर्ड यहाँ पे रुक गई, साइबेरियन क्रेन आके यहाँ पे रुक गई, तो इसके आसपास जितने भी बर्ड वॉचर्स होते हैं, वो जब भी ये साइबेरियन क्रेन का सीज़न होगा यहाँ पे रुकने का, वो यहाँ पे आएंगे। जब वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के लोकल लोग टूरिज्म से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, ये इंडिकेटर होती हैं कि कहीं एनवायरनमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। इस चीज़ को समझिए। देखो, माइग्रेटरी बर्ड्स के कुछ स्टॉप ओवर्स फिक्स होते हैं। ये स्टॉप ओवर उन्होंने खुद ही डिसाइड किया, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही कंड्यूसिव क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं, कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जो अभी मैंने आपसे कहा कि राजस्थान के अंदर कोई एक लेक थी, और बर्ड जो हैं वो इस लेक पे आके रुकती हैं और फिर उसके बाद आगे जाती हैं। अब अगर लेक के आसपास का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया, लेक पॉल्यूटेड हो गई, या फिर किसी भी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो बर्ड यहाँ पे रुकेगी ही नहीं, बर्ड यहाँ पे रुकेगी नहीं, और वो सीधा कहीं और चली जाएगी। तो जब बर्ड यहाँ पे रुकना बंद कर देती है, तो इससे हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को, जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको ये इंडिकेशन मिल जाती है कि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो चुका है कि चिड़िया या फिर बर्ड, बैट्स, फ्लाइज, जिनका भी ये स्टॉप ओवर था, वो यहाँ पर रुकना बंद कर चुकी हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स एक तरह से एनवायरनमेंट के अंदर जो भी इशूज़ चल रहे होते हैं, उनको फ्लैग भी कर देती हैं, उन इशूज़ को रेज भी कर देती हैं बाय नॉट स्टॉपिंग एट दोज पॉइंट्स, ठीक है। चीता प्रोग्राम, चीता प्रोजेक्ट, इसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहले हम प्रोजेक्ट चीता की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता क्या है? इंडिया का एक एम्बिशन है। इंडिया के अंदर लास्ट बारी चीता 1950s के अंदर देखा गया था। 1952 में इंडिया के लास्ट चीता को हंट कर लिया गया। उसके बाद से इंडिया के अंदर से चीता की पॉपुलेशन खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद इंडिया के अंदर चीता नहीं देखने को मिलता। चीता एक लौती ऐसी बिग कैट है जो कि इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इंडिया चाहता है कि चीता को अब दोबारा से इंडिया के अंदर रीइंट्रोड्यूस किया जाए। तो इंडिया के अंदर पहले जो चीता पाए जाते थे वो होते थे एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता। लेकिन आज की डेट में ये एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिलते हैं। इंडिया चाहता था कि एशियाटिक चीता को ही इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन ईरान ने अपने चीता को इंडिया देने से मना कर दिया। ईरान ने कहा कि हम अपने चीता को इंडिया में नहीं देंगे। फिर उसके बाद इंडिया के पास ऑप्शन बचता है कि एशियाटिक चीता तो नहीं आ सकता, लेकिन अफ्रीकन चीता इंडिया के अंदर रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन चीता साउथ ईस्ट अफ्रीका के बहुत सारे देशों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ने सोचा कि हम जब एशियाटिक चीता को इंडिया नहीं ला सकते, तो क्यों ना हम अफ्रीकन चीता को इंडिया ले आए। तो इंडिया ने नामीबिया और साउथ अफ्रीका के साथ डील करी और इनसे चीता इंडिया लाने की बात कही। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले 10 सालों के अंदर, 2022 में ये प्रोजेक्ट चालू है, और आने वाले 10 सालों के अंदर
इंडिया के अंदर 35 चीतास को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि 35 चीता, एक बार इंडिया में 35 चीता आ गए तो ये अपनी पॉपुलेशन को खुद से सस्टेन कर लेंगे, खुद ही ये आपस में ब्रीड करेंगे और ब्रीड करके नए नए चीताओं का जन्म होता जाएगा। तो इंडिया 35 चीता को इंडिया में री इंट्रोड्यूस करना चाहती है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। अभी तक इंडिया के अंदर 20 चीता को हम ऑलरेडी ला चुके हैं, 20 चीता इंडिया में आ चुके हैं। सबसे पहले चीता आए थे नामीबिया से हमने 8 चीता मंगाए थे और अफ्रीका से हमने 12 चीता मंगाए थे, तो 20 चीता इंडिया आ चुके हैं। फिर ये जो चीता इंडिया में आए थे इन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया था, तो इंडिया के अंदर टोटल 24 चीता हो गए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे चालू हुई? प्रॉब्लम ये चालू हुई कि ये जो हमने 20 चीता मंगाए थे इनमें से 6 की डेथ हो गई, 6 मर गए। ये जो 4 बच्चे पैदा हुए थे 4 में से 3 बच्चे मर गए, यानी कि 9 चीताओं की डेथ हो चुकी है इंडिया के अंदर। तो इस वजह से अब प्रोजेक्ट चीता के ऊपर कई क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है भी या नहीं है। तो उन सब चीज़ों के बारे में अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ इस प्रोजेक्ट चीता को देख लीजिए। 2022 में इंडिया के अंदर 20 चीता इंट्रोड्यूस किए गए। 2022 में 8 आए थे नामीबिया से, और फिर उसके बाद फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 आए। टोटल मिला के इंडिया के अंदर 20 चीता आ चुके हैं। लेकिन इन 20 चीताओं में से 6 चीताओं की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और सिर्फ 14 चीता रिमेनिंग है, ठीक है। और इसके बाद मार्च 2023 के अंदर ये जो चीता आए थे इन्होंने ब्रीड किया और इन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया, 4 में से 3 की डेथ हो चुकी है। तो अब क्या क्या सजेशन आ रहे हैं? सजेशन ये आ रहा है, पहले लोगों को लग रहा था कि चीताओं के गले पे एक रेडियो कॉलर बांधा जा रहा था, तो ये मान रहे थे कि ये जो रेडियो कॉलर है इस रेडियो कॉलर में बैक्टीरिया पनप रहे हैं और इस बैक्टीरिया की वजह से चीता की डेथ हो गई, ठीक है। तो ये माना जा रहा था, लेकिन बाद में जब इसकी जांच वगैरह की गई तो माना गया कि इस वजह से चीताओं की डेथ नहीं हो रही है, चीताओं की डेथ अलग अलग कारणों की वजह से हो रही है। अभी हम उन चैलेंजेस को भी देखेंगे, ठीक है। अब क्या करने की सोच रहे हैं, ये जो सारे के सारे चीता आए थे इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया था मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर। क्यों इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि कूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर ऑलरेडी लेपर्ड पॉपुलेशन थी, तो उन्हें ये उम्मीद थी कि एक बिग कैट को अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, चीता को इंट्रोड्यूस कर भी देते हैं, तो वो भी सर्वाइव कर जाएगा, मतलब लेपर्ड और बिग चीता आपस में compete नहीं करेंगे, ऐसा माना जा रहा था। कूनो पालपुर में लेपर्ड पॉपुलेशन ऑलरेडी थी, लेकिन कूनो पालपुर के अंदर एक भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। दिस इज डिवॉइड ऑफ एवरी ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता। तो इस वजह से कूनो पालपुर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे। प्लस इसका जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट इज़ वेरी सूटेबल फॉर चीता, फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। लेकिन अब यह माना जा रहा है दैट कूनो पालपुर इज स्मॉल, चीताओं को बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है रोम करने के लिए, लेकिन कूनो पालपुर के पास उतना एरिया नहीं है। दूसरा, कूनो पालपुर में हो सकता है ये जो चीता है ये हमने अफ्रीका से मंगाए हैं। कहाँ से? 8 चीता है नामीबिया से, फिर 12 चीता है साउथ अफ्रीका से। तो ये माना जा रहा है कि साउथ ईस्ट अफ्रीका के अंदर जहाँ पे ये चीता रहते थे वहाँ पे जो ये खाना खाते थे, इनका जो प्रे बेस था वो प्रे बेस कूनो पालपुर में शायद इसको देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। कूनो पालपुर के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ढेर सारे वाइल्ड डॉग्स हैं, वाइल्ड डॉग्स यहाँ पे रहते हैं, और ये वाइल्ड डॉग्स एक ऐसा पर्वो वायरस होता है, पर्वो वायरस, एक पर्वो वायरस को कैरी करते हैं ये वाइल्ड डॉग्स। दिस पर्वो वायरस इज फेटल फॉर चीतास, और कूनो पालपुर के अंदर ये वाइल्ड डॉग्स बहुत सारे हैं। तो छोटा है जिसकी वजह से चीता रोम नहीं कर पाते, प्रे बेस शायद नहीं मिल रहा। जो वाइल्ड डॉग्स यहाँ पे पर्वो वायरस कैरी करते हैं उसकी वजह से चीता को बहुत ही फेटेलिटी देखनी पड़ सकती है। इन सारे कारणों की वजह से अब हम मान रहे हैं कि हम कूनो पालपुर से चीताओं को दूसरे उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर भी शिफ्ट करेंगे। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। कूनो पालपुर में अभी चीताओं को रीइंट्रोड्यूस किया गया 20, और हम चाह रहे हैं कि कूनो पालपुर से भी इनको लोकेट कर दिया जाए टू अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज इन मध्य प्रदेश। दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी नौरादेही, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा चीता का वो था, प्रोजेक्ट चीता का सारा इशू था। चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो देखिए, अच्छा, प्रोजेक्ट चीता को भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही इंप्लीमेंट कर रहा है। टाइगर के केस में भी NTCA है और चीता के केस में भी NTCA ही है। NTCA ने चीताओं की जो डेथ हो रही थी उस डेथ को कंट्रोल करने के लिए एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन किया है, इसको भी इस्टेब्लिश किया गया है। और फिर उसके बाद
अच्छा, चीता को की स्टोन स्पीशीज़ कहा जाता है। की स्टोन स्पीशीज़ इसलिए कहते हैं, मान लीजिए किसी एरिया में अगर हम चीता की पॉपुलेशन को सर्वाइव कराना चाहते हैं, चीता की पॉपुलेशन को कंजर्व करना चाहते हैं, तो चीता की पॉपुलेशन कब कंजर्व होगी? जब चीता को उसका प्रे मिलेगा। इसका प्रे कोई ना कोई हर्बीवोरस जानवर होगा। तो हर्बीवोरस जानवर इस रीजन में कब होंगे? जब इस रीजन के अंदर ग्रीन मतलब उसकी घास वगैरह, ग्रास वगैरह उगेगी, यानी कि यहाँ पे कुछ वेजिटेशन होगी। यानी कि अगर मुझे चीता को कंजर्व करना है तो मुझे उसके प्रे बेस को भी कंजर्व करना होगा। अगर मुझे उसके प्रे बेस को कंजर्व करना है तो मेरे को वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उसको भी कंजर्व करना होगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ चीता को कंजर्व करूंगा तो ये पूरा का पूरा रीजन ही अपने आप कंजर्व हो जाएगा। यहाँ पे हमें फ्लोरा भी सारे के सारे कंजर्व करने को मिल जाएंगे और सारे के सारे फौना भी अपने आप कंजर्व हो जाएंगे। तो ऐसी स्पीशीज जिसको कंजर्व करने अगर आप जाओगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम रीस्टोर हो जाता है। ऐसी स्पीशीज को कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। तो चीता एक कीस्टोन स्पीशीज है। अगर आप चीता की पॉपुलेशन को रीस्टोर करोगे, चीता को कंजर्व करोगे, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम रीस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए चीता को कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है। अब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं प्रोजेक्ट चीता में? ऑलरेडी मैं आपको कुछ कुछ तो बता ही चुका हूँ कि जो कूनो पालपुर है, कूनो पालपुर एरिया में बहुत छोटा है, ज़्यादा एरिया अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके चीता हैं उनको ज़्यादा रेंज नहीं मिलती मूव करने की, और उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल एग्रेशन दिखाना पड़ता है। सिमिलर प्रे बेस का हमें हो सकता है कि कोई ना कोई कमी हो, जो साउथ ईस्ट अफ्रीका में मिलता है हो सकता है वो इंडिया में ना हो। इंडिया के अंदर एक बार चीता को जब वाइल्ड में रिलीज़ कर दिया तो उसकी पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाई। यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है स्ट्रे डॉग्स की या फिर वाइल्ड डॉग्स की विच कैरी पर्वो वायरस, जो कि चीता के लिए फेटल हो सकते हैं। ये सारे के सारे कारण हैं प्रोजेक्ट चीता के फेलियर के। अब कुछ डिफरेंस देख लीजिए। मैंने आपसे कहा कि इंडिया चाहता था कि इंडिया के अंदर एशियाटिक चीता है, लेकिन ईरान ने वो देने से मना कर दिया, तो इंडिया के अंदर अफ्रीकन चीता आया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस और जान लीजिए। अफ्रीकन चीता IUCN एक रेड बुक निकालता है जिसके अंदर वो स्टेटस बताता है कि किस स्पीशीज़ को, ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो IUCN स्टेटस आराम से जब एनवायरनमेंट में देखेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो IUCN स्टेटस आपको हर जानवर का जो भी हम क्लास में करेंगे वो याद करना है। ठीक है, थोड़ा काम ज़्यादा है लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, UPSC क्वेश्चन पूछता है। तो अफ्रीकन चीता सिर्फ वल्नरेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको खतरा नहीं है अभी, लेकिन एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन ईरान। ईरान के पास भी केवल 40-50 चीता हैं। तो इसीलिए ईरान ने देने से मना कर दिया कि भाई मेरा खुद ही इतना मुश्किल से बच रहा है, तुझे अगर दे दूंगा और वहाँ पे मर गए तो एशियाटिक चीता की पॉपुलेशन खतरे में आ जाएगी। साइट्स की अगर बात की जाए, साइट्स क्या कहता है? साइट्स कहता है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं हम उनकी ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ट्रेडिंग को रेगुलेट करते हैं। साइट्स को भी हम क्लास के अंदर देखेंगे या फिर हो सकता है अगले महीनों के अंदर कभी साइट्स आएगा तो हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। तो ट्रेडिंग को रेगुलेट करने का काम करता है इनकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। तो साइट्स की लिस्ट में आपका अफ्रीकन चीता अपेंडिक्स 1 में आता है और एशियाटिक चीता भी अपेंडिक्स 1 में आता है, ये भी आपको याद करना है। हैबिटेट की बात की जाए तो अफ्रीकन चीता वाइल्ड में बहुत सारे प्रेजेंट है, 6000 से लेकर 7000 प्रेजेंट है, लेकिन ईरान के अंदर केवल 40 से 50 एशियाटिक चीता पाए जाते हैं। अफ्रीकन चीता ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता का अगर कलर देखें, देखिए ये थोड़ा सा डार्क कलर का लग रहा है, जबकि ये थोड़ा पेल कलर का लग रहा है। इसके फर, इसके शरीर के ऊपर फर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसका जो हेड होता है, हेड छोटा होता है एज कंपेयर टू अफ्रीकन चीता। छोटा सर, बड़ी गर्दन, लॉन्ग नेक। ठीक है, छोटा सर, बड़ी गर्दन। यहाँ पे बड़ा सर, छोटी गर्दन, लेकिन डार्क कलर का होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ये देखने में अगर आप देखें तो ये ज़्यादा कैट की तरह दिखाई देता है। ये दोनों के दोनों फीचर हैं। इसके साथ आपका जो प्रोजेक्ट चीता और चीता से जुड़ी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब अगर हम टाइगर ट्रांसलोकेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने टाइगर को इंटर स्टेट ट्रांसलोकेट किया था, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हमने लोकेट करने की कोशिश की थी। MP से हमने उड़ीसा भेजा था। उड़ीसा के किस उसमें भेजा था, किस टाइगर रिजर्व में हमने टाइगर्स को भेजा था? उसका नाम था सतकोसिया। याद रखना है, सतकोसिया कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ये एक टाइगर रिजर्व है। इसके अंदर हमने MP से 2 टाइगर्स को भेजा था। एक टाइगर का नाम था महावीर और दूसरा था सुंदरी। महावीर था मेल टाइगर, सुंदरी थी फीमेल टाइगर, और ये दोनों के दोनों टाइगर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। पोचिंग हो गई और दूसरी चीज़ों की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए उस रीजन में। तो ये कहा जाता है कि इंडिया ने पहली बार टाइगर को ट्रांसलोकेट करने की कोशिश करी एंड दिस प्रोग्राम फेल्ड।
इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था 2018 के अंदर और इसको मैनेज कर रही थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम के अंदर 2 टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करने की बात थी, तो वो 2 टाइगर कौन से हो जाते हैं, महावीर और सुंदरी हो जाती है। अब आपको याद रखना है कि महावीर को कहां से भेजा था, महावीर को भेजा था कान्हा टाइगर रिजर्व से, कान्हा टाइगर रिजर्व से, और सुंदरी को भेजा था बांधवगढ़ से। और कहां पे भेजा गया था, सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर भेजा गया था। अब देखिए ये आपके उसके लिए मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए कि क्यों फेल हुआ ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम फेल हुआ क्योंकि सतकोसिया के अंदर टाइगर्स के लिए ज़्यादा प्रे अवेलेबल नहीं था। सतकोसिया टाइगर रिजर्व की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी, वहाँ पे जो स्टाफ था वो स्टाफ प्रॉपरली ट्रेंड नहीं था कि किस तरह से इन टाइगर्स को मैनेज करना है, पोचिंग को किस तरह से रोकना है, ठीक है। ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाई, फंड्स जो हैं फंड्स को सही से यूटिलाइज नहीं किया, और टाइगर और ह्यूमन के बीच में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर। तो इन सारी चीज़ों के से ये फेल हो गया। अब कुछ चीज़ें जो आपको इस टाइगर रिजर्व की पता होनी चाहिए। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर आपको 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, एक महानदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सतकोसिया टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ एक पॉइंट जो आपके प्रीलिम्स में आएगा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैड लेपर्ड्स। नो, सतकोसिया के पास लेपर्ड्स नहीं थे। सतकोसिया टाइगर रिजर्व हैड चीतास, चीता भी नहीं थे। क्या सतकोसिया टाइगर रिजर्व में कोई और टाइगर था? कोई और टाइगर भी नहीं था, सिर्फ यही 2 टाइगर थे जिनको सतकोसिया के अंदर भेजा गया था। सतकोसिया टाइगर रिजर्व हैड नो बिग कैट्स, कोई भी बड़ी बिल्ली यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती। कान्हा नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये सतपुड़ा हिल्स के मैकाल रेंज में हमें देखने को मिलता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पे हमें टाइगर की हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है। अब पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर हम एमपी से उड़ीसा की तरफ टाइगर्स को भेज क्यों रहे थे। ये जो इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन हो रही है टाइगर की, जिसको 2018 में एनटीसीए मैनेज कर रहा था, ऐसा करने का हमारे मन में विचार क्यों आया? ऐसा इसलिए आया 1973 के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था सॉरी, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसका 50 साल 2023 के अंदर फिनिश हो रहे हैं 2023 में। इसीलिए जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर को और भी डिटेल में हम देखेंगे। तो 1973 से 2023 में 50 साल पूरे हो रहे हैं। फिर 2006 के अंदर हमने पहली बार टाइगर सेंसस कराया, टाइगर सेंसस, और इस सेंसस में हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में केवल 1411 टाइगर्स बचे हैं। ये सेंसस 2006 के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे टाइगर की संख्या बहुत ही कम हो चुकी थी, इनका नंबर बहुत ज़्यादा ड्विंडल हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स किए टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स। तो आज की डेट में आपको कितने टाइगर्स देखने को मिलेंगे? आज की डेट में इंडिया में समवेयर अराउंड 3100 टाइगर्स देखने को मिलते हैं, समवेयर अराउंड 3100। पहले कितने थे? 1411 थे, और अब 3000 से भी ज़्यादा टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि टाइगर की डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, और ये डेंसिटी एमपी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई है। एमपी के अंदर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर आप देखेंगे लगभग हर 4.77 किलोमीटर पे एक टाइगर रह रहा है। यानी कि टाइगर इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं और उनकी सर्वाइवल नुकसान में आ रही है। तो इसीलिए हम शिफ्ट करने की देख रहे थे कि क्या कुछ टाइगर्स को हम दूसरे स्टेट्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहीं से 2 फैक्ट याद कर लीजिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स आपको किस नेशनल पार्क में देखने को मिलती है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिलती है। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन आपके कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका, ठीक है। और ये हमें कब देखने को मिलता है? 2022 के अंदर दोबारा से टाइगर सेंसस हुआ था, उसकी रिपोर्ट है ये टाइगर सेंसस की। तो ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर समवेयर अराउंड 526 है, कर्नाटका हैज़ समवेयर अराउंड 524, नॉट समवेयर अराउंड 526 एंड 524 ही है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। बांधवगढ़ के अंदर हमने इनको शिफ्ट करने की कोशिश करी। अब एक फैक्ट और, कंबोडिया, कंबोडिया एक देश है। इस देश के पास अभी कोई टाइगर नहीं बचा है, एंड कंबोडिया वांट्स टू री इंट्रोड्यूस टाइगर इन कंबोडिया। तो उसके लिए इंडिया टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करने को तैयार हो चुका है, और इंडिया टाइगर्स पहुंचाएगा कंबोडिया को। तो ये एक फैक्ट जो आप याद रख सकते हैं। एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर, अगर मैं बात करूं सितंबर की, ये सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूं। सितंबर 2023 के अंदर इंडिया ने 54th टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही है, 54th टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही है, ठीक है। इंडिया के अंदर टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व्स हैं
आपके 53 टाइगर रिजर्व्स होते थे इंडिया के अंदर। अब हम बना रहे हैं 54वां, और ये टाइगर रिजर्व भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड रुकिए, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। 54th टाइगर रिजर्व वुड बी इन मध्य प्रदेश, और इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के अंदर ही सबसे ज़्यादा डेंसिटी है टाइगर्स की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो अब एक और टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अब डिटेल में देख लेते हैं। सितंबर महीने में कवर करने की बजाय यहीं पर ही देखते चलते हैं, ठीक है। तो टाइगर ट्रांसलोकेशन का हम देख चुके हैं कि क्या चीज़ है। अब वीरांगना दुर्गावती के बारे में देख रहे हैं। वीरांगना दुर्गावती आपके एमपी के अंदर लाई करता है। एमपी की 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं? सागर, दामोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। एमपी के अंदर ऑलरेडी 6 टाइगर रिजर्व थे। दिस इज द 7th टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, और ओवरऑल देश के अंदर अब 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ये जो टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व के अंदर मतलब ये देखिए किस तरह से आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, ठीक है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है आपका नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, इसका नाम है दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो आपका टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है कुछ इस तरह से। ये आपका टाइगर रिजर्व है और इसको नाम दिया गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर आपके नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी कुछ एरिया आता है और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एरिया आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लाई करती है, ये किस एरिया में लाई करती है? नौरादेही का कुछ एरिया प्लस में दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ एरिया, ठीक है, वो इसके अंदर आता है। जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा इसको कनेक्ट किया जाएगा विद पन्ना टाइगर रिजर्व। तो एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा ताकि दुर्गावती टाइगर रिजर्व के जो टाइगर्स हैं दे कैन मूव फ्रॉम दुर्गावती टू पन्ना टाइगर रिजर्व। क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि क्या ज़रूरत होती है हमें ग्रीन कॉरिडोर्स की। तो इस तरह का एक कॉरिडोर बनाया जाएगा टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ टाइगर्स फ्रॉम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व टू पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। उनकी मूवमेंट होती रहेगी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर आपको एक नदी भी देखने को मिलती है जो कि नर्मदा और यमुना बेसिन के अंदर लाई करेगी। यमुना बेसिन, ठीक है। यमुना का बेसिन, यमुना नदी पूरी की पूरी यहाँ पे लाई नहीं करती है, उसका सिर्फ बेसिन यहाँ तक हमें देखने को मिलता है। एक बहुत ही फेमस किला भी है इस टाइगर रिजर्व के अंदर, उस किले का नाम है आपका, एक बार स्पेलिंग देख लेना, सिंगारगढ़ है या सिंगोरगढ़ है, ठीक है। ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। ये एक किला भी आपको इस टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडुअस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीरांगना दुर्गावती, क्योंकि 54th टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। एक बारी मैं सारी चीज़ें दोबारा से याद करा देता हूँ। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, क्लाइमेट मिलता है यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस क्लाइमेट। यहाँ पे एक फोर्ट मिलता है जिसको सिंगोरगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं, सिंगोरगढ़। यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो नर्मदा और यमुना बेसिन के अंदर, यमुना बेसिन का हिस्सा बनती हैं। ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, दिस विल एनकम्पास एरियाज ऑफ नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको कनेक्ट किया जाएगा विद पन्ना टाइगर रिजर्व। दिस इज द 7th टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, एंड देश का ये 54th टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे अच्छा, अब ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन मिलती है, तो यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे? यहाँ पे आपको टीक, बेर, आंवला, ठीक है, सजा, इस तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है नीलगाय, ठीक है, नीलगाय और चिंकारा, चीतल और चीता अलग होते हैं, चीतल देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लैक बक देखने को मिलेगा, सलमान खान का तो फेवरेट जगह थी ये पहले,
ठीक है, सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, सही से मत लिख के आ जाना। बार्किंग डियर देखने को मिलेगा और सांभर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, अब हम टाइगर्स की बात कर रहे थे तो कुछ कुछ टाइगर्स के भी फैक्ट हम देख लेते हैं। ज़्यादातर फैक्ट्स हम देख चुके हैं टाइगर के। इंडिया के अंदर पहली बार टाइगर सेंसस 2006 के अंदर होता है, जिसमें 1411 टाइगर निकलते हैं। फिर उसके बाद 2022 के सेंसस के अंदर इंडिया के टाइगर्स की वैल्यू मोर देन 3000 हो जाती है। इंडिया के अंदर 54 टाइगर रिजर्व हैं, 54th बीइंग वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इंडिया के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर मध्य प्रदेश में है। सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलती है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इज फाउंड इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा, इंडिया के पास अब 3000 से ज़्यादा टाइगर हैं। अगर दुनिया की बात की जाए तो इंडिया के पास ग्लोबल वाइल्ड टाइगर्स का, ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन आपको इंडिया में देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टाइगर देखने को मिलते हैं वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। इंडिया में टाइगर्स की 2 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एक तो है आपकी रॉयल बंगाल टाइगर, वेस्ट बंगाल के रीजन में। इसका नाम होता है पैंथेरा, वैसे ये साइंटिफिक नेम कोई नहीं पूछता, पैंथेरा टिग्रिस रॉयल बंगाल टाइगर है, पैंथेरा टिग्रिस। और दूसरा यहाँ पे पाया जाता है सुंडा टाइगर, जिसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस सोंडेका। ठीक है, ये सारे के सारे टाइगर से जुड़ी हुई चीज़ें। टाइगर को अब कहाँ पे ट्रांसलोकेट करने की सोची जा रही है? कंबोडिया के अंदर भी ट्रांसलोकेशन का एक प्रोग्राम आपको इन नियर फ्यूचर देखने को मिलेगा। अब अगर हमने दुर्गावती को कवर किया है ना, तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि टाइगर रिजर्व्स को किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है। तो टाइगर रिजर्व्स को इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि हर एक टाइगर रिजर्व इसी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा। और टाइगर रिजर्व को इस्टेब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व्स को स्टैब्लिश करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। एनटीसीए ने अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि इस एरिया को, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व की तरह डिक्लेयर करो, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नोटिफाई एन एरिया एज टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये मैंडेटरी होता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो एनटीसीए की रिकमेंडेशन को फॉलो करके टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करें। दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे, जितनी भी टाइगर रिजर्व की बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर नहीं कर सकती विदाउट दी परमिशन ऑफ। देखो, अगर किसी भी टाइगर रिजर्व की बाउंड्री को चेंज करना है तो पहले एनटीसीए की तरफ से रिकमेंडेशन आनी चाहिए कि इसकी बाउंड्री को चेंज किया जाए, और फिर इस रिकमेंडेशन की अप्रूवल लेनी होती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो एनटीसीए ही बाउंड्री को चेंज करने के लिए रिकमेंड करेगा और एनबीडब्ल्यूएल की अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई नहीं कर सकता। अगर टाइगर रिजर्व डी नोटिफाई करना है तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ तब करेगी जब एनटीसीए उसको रिकमेंड करेगा कि इस टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई कर दो, और फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अप्रूवल ले ली जाएगी। उसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट उसको डी नोटिफाई कर सकती है। टाइगर रिजर्व के अंदर एक एरिया होता है जिसको टाइगर रिजर्व का कोर एरिया कहा जाता है, या फिर कहा जाता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ये जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होते हैं टाइगर रिजर्व का, ये वो एरिया होता है जहां पे कोई भी एक्टिविटी परमिटेड नहीं होती है। इस एरिया को बिल्कुल भी वायलेट नहीं किया जा सकता, इस एरिया को इनवायलेटेड रखा जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए इसको इनवायलेटेड रखा जाता है। लेकिन इन एरिया के अंदर अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर कोई अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनके राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो देख लिया। बाउंड्री को कैसे ऑल्टर करेंगे, सिर्फ एनटीसीए की रिकमेंडेशन पे एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। सेम अगर डी नोटिफाई करना है तो एनटीसीए की रिकमेंडेशन पे एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के होते हैं, ये कोर एरिया होते हैं टाइगर रिजर्व के, विच आर टू बी केप्ट इनवायलेट फॉर द पर्पस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। लेकिन
लेकिन इन एरिया के अंदर भी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो राइट्स हैं उनको अफेक्ट नहीं किया जाएगा। उनके जैसे राइट्स चल रहे आ रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। इंडिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। ठीक है, तो इसके साथ हमने टाइगर कंजर्वेशन की चीज़ों को हमने कवर कर लिया। बस एक प्रोजेक्ट टाइगर रह गया जिसको हम अपनी क्लासेस के अंदर देख लेंगे। अगली न्यूज़ के अंदर हम बाओबाब्स के बारे में पढ़ेंगे। बाओबाब्स एक तरह के ट्रीज़ होते हैं जो कि यूजुअली आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर वाले रीजन के अंदर पाए जाते हैं। इन ट्रीज़ की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 2000 साल के आसपास इनकी लाइफ होती है। तो वैसे तो ये अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में सेंट्रल इंडिया के अंदर भी बाओबाब्स देखने को मिलते हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि इन बाओबाब्स ट्री को कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, और बाओबाब्स ट्रीज को अपरूट करने की परमिशन दे दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। इस एरिया में जहाँ पे ये बाओबाब्स पाए जाते हैं वहाँ पे एक ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है जिसका नाम है भील्स। तो भील्स, सेंट्रल इंडिया के भील्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनको अपरूट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और बस यही मेजरली यही इसकी वो है। आपको ये याद रखना है कि इसका स्टेटस क्या है। IUCN में ये एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आते हैं। IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड कैटेगरी का है यूजुअली, या फिर ओरिजिनली ये कहाँ के नेटिव हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर जैसे रीजन के अंदर। इंडिया में ये कहाँ पे उगाने चालू किए गए थे? सेंट्रल इंडिया के अंदर। इनकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्जेविटी होती है, 2,000 साल तक ये चलते हैं। बहुत ही मोटा इनका थिक बैरल होता है, और कुछ इस तरह से ये पेड़ देखने को मिलेगा। इतना मोटा सा इसका बैरल है, और यहाँ पे इसके पत्ते होते हैं इस तरह से। एक बारी इमेज सर्च कर लीजिएगा बाओबाब्स। IUCN स्टेटस इसका याद रखना है, कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ का नेटिव है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बाओबाब्स स्पीशीज ऑफ ट्रीज इज नेटिव टू इंडिया, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? नो, इट इज नॉट नेटिव टू इंडिया। ये ओरिजिनली इंडिया में नहीं उगती थी। ये नेटिव कहाँ की है? ये नेटिव है सिर्फ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की। ये चीज आपको याद रखनी है। अगली न्यूज है डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। इसको समझिए। इसके लिए जो डायग्राम है, ये डायग्राम मोर देन इनफ है। इमेजिन करिए, या फिर मैं अलग से बनाता हूँ। मान लीजिए एक कोई देश है, छोटा सा देश है, जहाँ पे क्लाइमेट को लेके बहुत ज़्यादा उसको इश्यूज़ रहते हैं। क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो इस देश को बहुत नुकसान होने वाला है। मान लीजिए एक ऐसा देश है जिसका नाम है ए। बहुत छोटा देश है, इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है हर चीज़ के लिए। मान लो इस देश ने किसी बड़े देश से पैसा उधार लिया था। एग्जाम्पल के तौर पर हम 1000 रुपये मान लेते हैं। मान लो इसने 1000 रुपये उधार लिए थे कि मैं अपने देश में डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, मुझे 1000 रुपये उधार दे दो। इन 1000 रुपयों को ये 100 रुपये करके चुका रहा है। ये कह रहा है कि मैं आने वाले 10 सालों में हर साल 100 रुपये देता रहूँगा और तुम्हारे पैसे मैं चुका दूंगा। मान लो बी देश एक बहुत ही बड़ा देश है, इसने 3 साल तक पैसे ले लिए, इसके पास 300 रुपये आ गए, 700 रुपये अभी वापस आने हैं। ठीक है, 300 रुपये इसके आ गए। बी कहेगा भाई तूने मुझे 700 रुपये और देने हैं ना, मैं तेरे इन 700 रुपयों को पार्शली फॉरगिव कर रहा हूँ, तू मुझे ये पैसे मत वापस चुका। तो ए कहेगा अरे भाई तू तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दयालु है, तूने 700 रुपये मुझे दे दिए। बी कहेगा ठीक है तू 700 रुपये रख ले, लेकिन ये 700 रुपये तू इधर उधर खर्च नहीं कर सकता। इन 700 रुपयों को तू एक अकाउंट में जमा करा दे। इस अकाउंट का नाम होगा एस्क्रो अकाउंट। इस एस्क्रो अकाउंट के अंदर तू पैसा जमा करा दे, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये होता है आपका डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स ये एक तरह की फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। एक तरह से बी ने अपना जो उधार फॉरगो किया है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बी ने एक तरह से ए को फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया टू इन्वेस्ट ऑन क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस? तो ये होता है डेट फॉर स्वैप्स। डेट फॉर स्वैप्स के अंदर जिसने उधार दिया है, उधार देने वाली पार्टी डेट के कुछ हिस्से को पार्शियली फोरगो कर देती है और कहती है कि इस हिस्से को तू एस्क्रो अकाउंट में डाल दे, और यहाँ से पैसा सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डेट स्वैप जिसके अंदर डेटर नेशन पेमेंट नहीं लेता। या ये सब आप बस रीड कर लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपको याद रखना है, जो मैंने आपको समझाया वो याद रखना है। इससे रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट ये है कि क्लाइमेट के ऊपर स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, ए देश की इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी,
ठीक है, उसको अब पैसे मिल गए, इस पैसे को वो इन्वेस्ट कर सकता है इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, इन इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट रिकवरी। इसके साथ साथ इस इंसान के ऊपर ये एक्सटर्नल डेट था, इस देश के ऊपर दूसरे देश का उधार था, यानी कि ए के ऊपर एक्सटर्नल डेट था, वो एक्सटर्नल डेट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सरकार के ऊपर जो भी ये बाहर से बोझ था वो बोझ अब थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। इसके साथ साथ जो ये बड़ा देश है, मान लो ये देश था यूएसए, यूएसए के अपने कुछ कमिटमेंट हैं दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के, तो यूएस कहेगा कि देखो मैंने उसको भी तो 700 रुपये दिए, तो मैंने अपने कमिटमेंट का कुछ हिस्सा यहाँ से पूरा कर लिया। तो इस वजह से ये बहुत ही न्यूज़ के अंदर रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप। 1980s में इसको पहली बार यूज़ किया गया था। बाकी ये चीज़ डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। अगला हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एंड इन्फ्लेशन के बारे में। अभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से अब आने वाले हर साल, एवरी ईयर, आने वाला हर साल महंगाई देखेगा 1% से इंक्रीज होती हुई, यानी कि हर साल इन्फ्लेशन 1% से इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी फूड की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से फूड की सप्लाई कम हो रही है। किसी भी चीज़ की सप्लाई कम तो उसके दाम इंक्रीज होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, दैट क्लाइमेट चेंज विल लीड टू 1% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एवरी ईयर। हर साल 1% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ फूड सप्लाई। ठीक है, फिर एक WMO की रिपोर्ट आई थी। WMO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2027 तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है 1.5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 1750 के मुकाबले देखते हैं ना हम, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो भी टेम्परेचर था उसके अंदर अब 1.5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है बाय 2027। ये कह रही है WMO की रिपोर्ट है आपकी 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट। ठीक है, अब हम WMO की इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि हम अपने टारगेट को क्यों नहीं मीट कर पा रहे। हमारा टारगेट है कि हमें जो ये टेम्परेचर राइज है, इस टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही लिमिट कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर 1.5 पे नहीं करे तो 2 डिग्री सेल्सियस पे कर देना चाहिए बाय द एंड ऑफ 2100। लेकिन अब देखा जा रहा है कि 2027 में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और कुछ समय के बाद आपका 2 डिग्री भी आ जाएगा। तो हम अपने टारगेट्स को मीट क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसके लिए उसने डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल थी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए, तो उन्हें अपनी प्लेजेस को इंक्रीज करना चाहिए और उन प्लेजेस को मीट करना चाहिए। ठीक है, फिर एक बिल्ड बैक मेजर्स, इसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर पूरी दुनिया एक स्टैंड स्टिल पे आ चुकी थी। अब इसके बाद हमें, जब दुनिया को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें अपनी दुनिया को ऐसे मान के चलिए कि एक नॉन सस्टेनेबल तरीके से स्टार्ट मत करो। जब आप किसी पैंडेमिक के बाद दोबारा से स्टार्टिंग कर रहे हो तो वो सस्टेनेबल करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की उसने बातें कही हैं। रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर हार्डली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स आपको देखनी होती हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम अपने क्रिटिकल टारगेट्स को अचीव नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि आर्कटिक के ऊपर क्या नुकसान होगा, आइस से फ्रोजन है। अगर हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है तो हर एक सेंचुरी में समर में आर्कटिक आइस फ्री हो जाया करेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया तो हर 10 सालों में, देखो यहाँ पे हर 100 साल में हो रही है आइस फ्री, यहाँ पे हर 10 साल के अंदर आइस फ्री हो जाएगी। सी लेवल राइज करेगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होगी। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है तो भी सी लेवल राइज होने वाला है, लेकिन उससे सिर्फ 31 to 69 मिलियन पीपल अफेक्ट होंगे। और अगर यही 2 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 80 मिलियन तक लोग अफेक्ट हो सकते हैं। एक्सट्रीम हीट की बात की जाए तो 14% पॉपुलेशन एक्सट्रीम हीट झेलेगी अगर इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो 37% पॉपुलेशन झेलेगी। सीवियर ड्रॉट की बात की जाए तो 350 मिलियन और इस केस में 411 मिलियन। कोरल रीफ्स का हमें 99% लॉस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो गया तो कोरल रीफ्स दुनिया से लगभग खत्म ही हो जाएंगे, केवल 1% कोरल रीफ बचेंगे। लेकिन अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस रहता है तो हमें कुछ कोरल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्लांट्स और एनिमल्स की बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से स्पीशीज़ हैं जो कि अपनी रेंज खो देंगे, वो हैं 6% इंसेक्ट प्लांट्स, मतलब इसको रीड कर लीजिएगा बस। ठीक है, मेजरली आपको ये 2 डिग्री सेल्सियस वाले
1.5 डिग्री सेल्सियस वाले जितने हो सके उतने याद करने हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि मेंस में आप अपने आंसर में इन फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगली न्यूज़ आपकी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये भी वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल की एक स्टडी हुई थी। इसने कहा था कि हमारी अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर अनइवन है, यानी कि कुछ जगह पे ज़्यादा चेंज हो रहा है और कुछ जगह पे कम चेंज हो रहा है। एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर ये देखिए आपकी पूरी अर्थ का ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो आपके ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी कुछ चेंज आ रहा होगा, कुछ चेंज आपके पोलर रीजन के अंदर भी आ रहा होगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि पोलर रीजन पे जो चेंज आ रहा है वो चेंज बहुत ज़्यादा है। पोलर रीजन पे जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर ट्रॉपिक एंड टेम्परेट रीजन, और इसी फिनोमिना को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? वार्मिंग डिफरेंशियल बिटवीन पोल्स एंड द ट्रॉपिक्स इज नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। यानी कि ट्रॉपिक के अंदर भी चेंज है, लेकिन वो चेंज उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि पोलर रीजन पे है। यानी कि पोलर रीजन पे अगर पहले माइनस एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ -30 डिग्री सेल्सियस रहता था, तो अब वहाँ पे चेंज आ गया -10 डिग्री सेल्सियस। कितना चेंज हो गया? 20 डिग्री का चेंज आ गया। और ट्रॉपिक्स पे मान लीजिए टेम्परेचर रहता था आपका अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे अब टेम्परेचर रहने लग गया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर राइज हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस का हुआ। तो पोलर रीजन पे जो चेंज आ रहे हैं वो चेंज बहुत बड़े हैं, और इसी को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इसमें हम ट्रॉपिक के साथ कंपेयर करते हैं आर्कटिक रीजन को। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्कटिक रीजन पे आइस थी, अब गर्मी की वजह से ये आइस मेल्ट कर गई। आइस मेल्ट करिए तो यहाँ पे पानी आ गया। आप सभी को पता है कि पानी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब पानी होने लगा, आइस तो बिल्कुल भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करती थी, वो सारी की सारी जो भी सन रेज इसके ऊपर पड़ती थी उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती थी। आइस बिल्कुल भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है, सन की रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देती थी। लेकिन अब आइस की जगह पानी हो गया, तो पहले तो बिल्कुल हीट नहीं आ रही थी, अब पानी उस हीट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, जिसकी वजह से वो गर्म होता जा रहा है। तो पहला रीज़न तो ये है कि आइस की मेल्टिंग की वजह से पानी है, पानी इज एब्जॉर्बिंग मोर हीट। दूसरा रीज़न है एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन जिसको आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, तो एयर ऐसे सर्कुलेट करती है कि ट्रॉपिक से पोल की तरफ जाती है, पोल से ट्रॉपिक की तरफ आती है। तो जो एयर ट्रॉपिक से पोल की तरफ आती है वो गर्म हवा अपने साथ लेके आती है और हीट का ट्रांसफर कर देती है टू पोलर रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से पोलर रीजन और गर्म होते जा रहे हैं। और तीसरा कारण क्या है? यही मेजरली दो ये कारण है। तीसरी चीज़ जो आप याद रखेंगे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के अंदर, कि दो पोल्स हैं हमारे, एक तो है आपका नॉर्थ पोल, दूसरा है आपका साउथ पोल। साउथ पोल को एंटार्क्टिक के नाम से जानते हैं और नॉर्थ पोल में आपका आर्कटिक है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि आर्कटिक रीजन पे ज़्यादा तेज़ी से जो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है वो नॉर्दर्न पोल पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सदर्न पोल, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की आप याद रखेंगे। सेम बात आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, सेम ही बात यहाँ पे लिखी होगी। WMO की बात करें तो WMO का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलता है। 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और ये UN की, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसके 193 मेंबर्स होते हैं WMO के, ठीक है। रिवर सिटी अलायंस, अभी जो हमारा इंडिया का नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है NMCG, इसने एक रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार को होल्ड किया था। रिवर सिटी अलायंस के अंदर हम इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे जो रिवर सिटीज़ होती हैं, यानी कि सिटीज़ का मतलब है अर्बन स्पेसिस, याद रखने के लिए सिटीज़ का मतलब है अर्बन एरियाज़। नदी के किनारे जो आपके अर्बन शहर होते हैं, उन अर्बन शहरों को यहाँ पे बुलाया गया था, उनसे आइडियाज़ लिए गए थे कि किस तरह से इन सिटीज़ को प्लान किया जाना चाहिए। इसके अंदर आपको 109 रिवर सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई देंगी जो कि इंडिया की थी, और एक सिटी डेनमार्क से आई थी। तो हमारा इंटरनेशनल इसके अंदर कोलैबोरेशन भी था, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन नहीं पार्टिसिपेशन है। इस अलायंस को, रिवर सिटी अलायंस को ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यहाँ पे लिखा भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ज़्यादातर शहरों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सिटीज़ अर्बन है तो महुआ इसके अंदर इन्वॉल्व है, और क्योंकि हम रिवर्स की बात करें तो वहाँ पे जल शक्ति इन्वॉल्व है। तो इन दोनों मंत्रालयों ने मिलकर रिवर सिटी अलायंस को ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे हमने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया, उनको एक्सचेंज किया है, ठीक है। अगला है हमारा कोर्सिया। कोर्सिया कार्बन ऑफसेटिंग एंड
रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर हम कैसे कार्बन को रिड्यूस करें। इसमें याद रखना है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं और इनका ऑब्जेक्टिव है कि प्लेन से यानी कि सिविल एविएशन से जो भी कार्बन एमिशन होता है, इस कार्बन एमिशन को हमें रिड्यूस करने की और ऑफसेट करने की ज़रूरत है। इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो 3 फेज़ के अंदर इम्प्लीमेंट की जाएंगी, जिसके अंदर 2 फेज़ पायलट फेज़ और फर्स्ट फेज़ वॉलेंटरी फेज़ होगा। यानी कि यहाँ पे जो गाइडलाइन दे रखी है उनको जो देश कॉर्सिया को ज्वाइन करेंगे वो वॉलेंटरी तरीके से इन दोनों गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो इसका थर्ड फेज़ है, जिसको सेकंड बोला जा रहा है, जो कि 2027 से इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगा, ये मैंडेटरी फेज़ होगा। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये कहा है कि हम भी कॉर्सिया को ज्वाइन करेंगे और सिविल एविएशन इंडस्ट्री को क्लीन उसकी तरफ लेके जाएंगे, क्लीनर एमिशन या फिर लो एमिशन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। कॉर्सिया किससे जुड़ा हुआ है ये आप याद रखेंगे। किसका इनिशिएटिव है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। क्या इंडिया पार्टिसिपेट करेगा इसमें? इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा। किस चीज़ के लिए बना है? सिविल एविएशन में कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना और उसको ऑफसेट करने के लिए ये बना हुआ है। ICAO का हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि शिकागो कन्वेंशन से स्टैब्लिश किया गया था 1947 के अंदर। 54 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, जब बनाया गया था तब 54 थे, आज की डेट में 193 मेंबर्स हो चुके हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। एक चीज़ याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, एक होता है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, दूसरा आपका इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेटर। ये जो इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम ICAO नहीं करता है। ICAO का ये काम नहीं होता, वो दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, ICAO के अंदर जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगी, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर। गाइडलाइंस के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी होंगी कि किस तरह का फ्यूल यूज़ करना है, कितनी देर उड़ना है, इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए गाइडलाइंस हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट यानी कि अगर आप दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहे हो तो उसके ऊपर ये वाली गाइडलाइंस नहीं लगेंगी, लेकिन अगर आप दिल्ली से दुबई जा रहे हो, इंटरनेशनल फ़्लाइट हो गई, तो वहाँ पे कॉर्सिया गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। 3 फेज़ हैं, 2 फेज़ वॉलेंट्री और तीसरा फेज़ मैंडेटरली मानना ही पड़ेगा। ऑरोरा एक फिनोमिना है जिसको हम ज्योग्राफी के अंदर और साइंस एंड टेक के अंदर डिटेल के अंदर देखते हैं। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि लद्दाख के अंदर है, उसने एक बहुत ही रेयर ऑरोरा फिनोमिना को ऑब्जर्व किया है पहली बार। मोटा मोटा अगर देखा जाए कि ऑरोरा आखिर बनता कैसे, तो मैं आपको एक हल्का सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए सन है, सन से ढेर सारी आपके जो सोलर वेव्स हैं वो निकल के आ रही हैं, सोलर विंड्स हैं वो निकल के आ रही हैं। आप इनको सोलर विंड कह लीजिए, सोलर विंड आ रही हैं। ठीक है, जब सन पे से ये सोलर विंड बहुत तेज़ी से आ रही होती हैं, कभी कभी जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म चल रहे होते हैं, जब ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म चल रहे होते हैं तो सोलर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये अर्थ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी, यानी कि पोल से पोल की तरफ जा रही होती हैं कुछ इस तरह से। ठीक है ना, किडनी की तरह आपको देखने को मिलती है। तो ये जो सोलर विंड्स हैं ये इस तरह से बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ आती हैं। जब भी जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म चल रहा होता है उस टाइम पर ये अर्थ की तरफ आती हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये थोड़ी सी डेविएट हो जाती है और यहाँ से और यहाँ से इन 2 जगह पे आके कंसंट्रेट हो जाती हैं। ये जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है और जो सोलर विंड है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ चेंजेस ले आता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ चेंजेस ले आता है और वो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न रीजन में और सदर्न रीजन में। और यहाँ पे आपको स्काई बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनिश कलर की देखने को मिलती है, ग्रीनिश कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऐसी स्काई देखने को मिलती है जैसे कि आपने मूवीज़ के अंदर देखी होगी। तो नॉर्दर्न रीजन के अंदर जो ये ऑरोराज होते हैं उसको कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस, और सदर्न रीजन के अंदर जो ऑरोरा होते हैं उसको कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है, इसके बारे में हम साइंस एंड टेक में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर भी देखते हैं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है। अच्छा, इसके अंदर करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है जो आप याद रखेंगे? ये जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है
जो कि लद्दाख के अंदर स्टैब्लिश्ड है, ये कहाँ पर है, लद्दाख में एग्जैक्टली ये कहाँ पे है? तो लद्दाख के अंदर माउंट, ये याद कर लीजिएगा, माउंट सरस्वती, माउंट सरस्वती है इन दी हानले वैली, हानले वैली, हानले वैली ऑफ चांगथांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख के चांगथांग में एक हानले वैली है, वहाँ पे आपको माउंट सरस्वती देखने को मिलता है। वहाँ पे हमने ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लगाई है। यहाँ पे लगाने का कारण क्या है? देखो, हमें आसमान को ऑब्जर्व करना है, आसमान को ऑब्जर्व करना है तो हमें क्लियर स्काई चाहिए। दिल्ली में लगा देंगे, इतना पॉल्यूशन है, कुछ दिखाई नहीं देगा। क्लियर ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसके लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लियर स्काई देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे हमने ये लगाई है। ठीक है, ऑरोरा की ये न्यूज़ है, बाकी इसको हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं, इसीलिए अभी मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ इसको। ऑरोरा की क्या क्या कंडीशंस होती हैं? पहली, क्लियर स्काई होनी चाहिए, कोई भी बादल नहीं होनी चाहिए और टोटल डार्कनेस होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन हमें चांगथांग के हैनली वैली के माउंट सरस्वती पर देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हमने बना रखी है। ठीक है, सन हेलो क्या होता है? अगेन ये भी आपके ज्योग्राफी का ही पार्ट है, इसको आप एक बार रीड करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप क्लास में पूछ लीजिएगा, बट ये आपके ज्योग्राफी का क्लाउड्स वगैरह जब पढ़ते हैं तब ये सन हेलो देखा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। हाँ, ये देखते हैं, वर्ल्ड का सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल हमें मैक्सिको के अंदर अभी डिस्कवर किया है। अभी भी ज्योग्राफी के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो हम पूरी तरह से डिस्कवर नहीं कर पाए, इतनी बड़ी हमारी अर्थ है। तो ये ब्लू होल अभी अभी हमने अनकवर किया या डिस्कवर किया, और ये ब्लू होल हमें देखने को मिलता है युकाटन पेनिनसुला के पास। युकाटन पेनिनसुला का है, ये आपका यूएसए है, ये मैक्सिको है, ये आपका युकाटन पेनिनसुला है। पेनिनसुला वो ज्योग्राफिकल बॉडी होती है, वो लैंड मास होता है जिसमें तीन तरफ आपको वाटर बॉडी देखने को मिलेगी। आइलैंड में चारों तरफ वाटर बॉडी होती है, ये आइलैंड है और इसके चारों तरफ पानी है, और जहाँ पे ये इधर वाटर बॉडी है और इधर लैंड मास है, तो इसके तीन साइड पे वाटर बॉडी और एक तरफ लैंड मास है, इसको पेनिनसुला कहते हैं। इसीलिए इंडिया का जो सदर्न रीजन है उसको भी तो इंडियन पेनिनसुला ही बोल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे तीन साइड पे आपको वाटर बॉडी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं सिंक होल क्या होता है। इमेजिन करिए, आप सभी ने रोड पर देखा होगा, रोड क्या, इमेजिन करिए कि ये कोई हार्ड स्लैब है, ठीक है, रॉक की कोई स्लैब बनी हुई है, इसके ऊपर आप पानी गिराते जा रहे हैं इस एरिया में, यहाँ पे एक एक ड्रॉप करके गिराते जा रहे हैं। तो विद टाइम यहाँ पे एक हल्का सा गड्ढा बनेगा, फिर कुछ समय के बाद ये गड्ढा और नीचे चला जाएगा, कुछ समय के बाद ये गड्ढा और नीचे चला जाएगा, कुछ समय के बाद ये गड्ढा और भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा, और ये धीरे धीरे इस एरिया में बहुत बड़ा एक होल बन जाएगा, और इसी होल को सिंक होल कहा जाता है। ज़्यादातर सिंक होल को हम एसोसिएट करते हैं विद लाइमस्टोन। ज्योग्राफी के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है कार्स्ट टोपोग्राफी, जिसके अंदर आप स्टेलेग्माइट एंड स्टेलेक्टाइट इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है? ये एक ऐसा लैंडमास है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बहुत इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अब इमेजिन करिए सेम सिचुएशन है कि ऐसी एक कास्ट टोपोग्राफी है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, इसके ऊपर पानी पड़ रहा है, तो ये धीरे धीरे गड्ढा सा बनता जाएगा और हमें सिंक होल देखने को मिलेगा। सिंक होल बनने का एक और तरीका भी होता है, बहुत सारे तरीके हैं सिंक होल बनने के। ठीक है, सिर्फ एक तरीके से सिंक होल नहीं बनता। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, मान लीजिए ये एक हार्ड रॉक है, फिर यहां पे ये सॉफ्ट रॉक है, और फिर यहाँ पे हार्ड रॉक है। ठीक है, पानी आ रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, पानी जब बहेगा तो हार्ड रॉक को तो वो इरोड नहीं कर पाएगा आसानी से, लेकिन सॉफ्ट रॉक को वो इरोड कर देगा। इरोड करेगा यानी कि यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी को आगे की तरफ ले जाएगा, तो यहाँ पे थोड़े से टाइम के बाद आपको गड्ढा होता हुआ दिखाई देगा। फिर कुछ समय के बाद पानी चलता जा रहा है, पानी इसके ऊपर बह रहा है, मान लीजिए कोई कंकड़ इसके अंदर अटक गया, कंकड़ इसके अंदर अटक गया। अब ये कंकड़ यहीं पे ही अटक के घुसे इसी के अंदर, मिक्सी में जैसे इमेजिन कर लीजिए कि मिक्सी के अंदर आपने एक कंकड़ डाल दिया है, अब वो कंकड़ पूरी मिक्सी को तबाह कर देगा। उसी तरह से ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे कंकड़ है, और कंकड़ ज़ोर ज़ोर से इसकी दीवारों से टकरा रहा है और इसकी इरोजन को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, तो ये जो गड्ढा है ये और नीचे चला जाएगा। फिर कुछ समय बाद ये गड्ढा और नीचे चला जाएगा। तो जब
दो हार्ड रॉक के बीच में आपको सॉफ्ट रॉक देखने को मिलती है, तो उस टाइम पर ये सॉफ्ट रॉक का इरोजन ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे हमें गड्ढा बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब ये गड्ढा अगर ज़मीन के ऊपर है तो आप देख लेंगे, लेकिन अब इमेजिन करिए, सिंक होल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इमेजिन करिए कि आप आइस एज में रह रहे हैं। आइस एज में पानी ज़्यादा नहीं था, चीज़ें बर्फ़ से जमी हुई थी, तो इमेजिन करिए कि एक सरफेस है, उस सरफेस पे इसी तरह की इरोजन हुई और एक सिंक होल बन गया फॉर एनी रीज़न। दो तरीके मैं बता चुका हूं, और भी तरीके हैं सिंक होल बनने के। तो किसी रीज़न से एक सिंक होल बन गया, अब आइस एज खत्म हुई और इस रीजन में इमेजिन कर लीजिए पानी भर गया, यहां तक पानी है, यहां तक पूरा पानी पानी है, सिंक होल में भी पानी ही पानी है। ठीक है, यहाँ पे भी ढेर सारा पानी भर गया है। अब जब हम ऊपर आसमान से इस रीजन को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है कि ये वाला जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा गहराई तक है, तो यहाँ पे आसमान से जब आप देखेंगे तो सरफेस पे आपको एक बहुत ही ग्रीन ब्लूइश, बहुत ही ब्लूइश ग्रीन कलर का आपको एक सर्कल दिखाई देगा, डार्क कलर का। ये बाकी सराउंडिंग रीजन से यहाँ पे आपको लाइट कलर देखने को मिलेगा, जो पानी का कलर देखने को मिलता है। यहाँ पे भी लाइट कलर है, बस एक सर्कल है जो कि बहुत डार्क दिख रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर से देख रहे हो तो ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है जो कि बहुत गहराई तक है। तो इस तरह के सिंक होल्स हम अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं, और अभी एक युकाटन पेनिनसुला के पास हमें सिंक होल देखने को मिला है। सिंक होल के अंदर ये माना जाता है कि बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली अनटच्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर है। आइस एज के टाइम पर ये सिंक होल्स बने थे, और इनको ब्लू होल क्यों कह देते हैं? क्योंकि आसमान से देखने पे ये ब्लू होल कलर की दिखाई देते हैं। तो ये बहुत मासिव होते हैं, इतने मासिव होते हैं कि बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर भी इसके अंदर समा जाते हैं। स्काई स्क्रेपर भी इसके अंदर समा जाते हैं, और बड़े बड़े शहरों के साइज से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। ये बहुत ही मासिव सिंक होल होते हैं। अभी युकाटन पेनिनसुला के कोस्ट के पास ये पाया गया है। इसको नाम दिया गया तामजा, जिसको मैक्सिको में डीप वाटर कहा जाता है। ब्लू होल्स को हॉटस्पॉट माना जाता है माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी का। सबसे डीपेस्ट ब्लू होल आपको देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी के ड्रैगन होल के नाम से, साउथ चाइना सी में ड्रैगन होल के नाम से, जिसको लॉन्गडोंग भी कहते हैं। पालगट गैप, अगेन ये जो है ये आपके उसमें ज्योग्राफी का रीजन है। अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स चल रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स को आप इमेजिन कर लीजिए, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस रेज्ड प्लेटफॉर्म में बीच बीच में डिसकंटिन्यूटी है। ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये एक तरह से पाथवे प्रोवाइड करती है यहाँ के लोगों को इस तरफ जाने का। यहाँ से जाएंगे तो उस रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर से होके जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो गैप है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ से लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। इसी डिसकंटिन्यूटी को गैप कहा जाता है। वेस्टर्न घाट्स में आपको ढेर सारे गैप देखने को मिलते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, उसी में से एक आपका पालघाट गैप होता है। तो इसको आप अभी के लिए रीड करेंगे, बाकी ज्योग्राफी के अंदर तो इसको पढ़ना ही है आराम से। ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए मैं बस जल्दी चल रहा हूँ, शॉर्ट न्यूज़ है। अब हम आ जाते हैं अरेबियन सी के ऊपर। अरेबियन सी के अंदर अभी ONGC को कुछ ब्लॉक्स मिले हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल के रिजर्व मिले हैं। जैसे अगर मैं इंडिया को बनाऊँ, ये आपका गुजरात है, यहाँ पे आपका मुंबई लाई करता है। तो मुंबई के पास में ही आपको 2 ब्लॉक्स मिले हैं जहाँ पे ONGC को क्रूड ऑयल के रिजर्व मिले हैं, और इन क्रूड ऑयल को अब हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इन क्रूड ऑयल को नाम दिया गया अमृत एंड मूंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये समझा रहे हैं OALP में आपकी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पूरी की पूरी। हेल्प और नेल्प, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम कवर कर चुके हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रखेंगे। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि इंडिया भी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल ऑल्सो। इंडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है। क्यों? इंडिया गल्फ रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है कि गल्फ रीजन से वो अपने क्रूड ऑयल को मंगाता है, क्रूड ऑयल मंगा रहा है। ठीक है, तो इंडिया ढेर सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जो ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट हुआ, इंडिया के पास क्रूड ऑयल के बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है, लेकिन इंडिया ने क्या किया हुआ है, क्रूड ऑयल की रिफाइनरी लगा रखी है। यानी कि इस क्रूड ऑयल को यूज़ करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे बाय प्रोडक्ट बनाना, इस सब के लिए इंडिया ने ढेर सारी रिफाइनरी लगा रखी है। तो इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, उनको रिफाइन करके फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, पेट्रोल को नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ये एक्सपोर्ट भी करता है। तो क्रूड ऑयल उसके पास नहीं है,
क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो एक्सपोर्ट करेगा। जब आप इकॉनमी पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि टॉप 3 के अंदर आपको कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट रिफाइनर ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया 6th लार्जेस्ट इंपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का और 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ आपके इस महीने के सारे करंट अफेयर्स कवर हो गए। जून महीने में इतने अच्छे करंट अफेयर्स नहीं है जितने मई महीने में थे, इसीलिए हमने पहले इस महीने को कवर किया और इसके साथ साथ ढेर सारे आपके स्टैटिक पोर्शन को भी फिनिश करने की कोशिश रही है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।